वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को इसके पहले साइंस के जो चैप्टर्स करवाया था उसका नाम क्या था, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल को मैंने अच्छे से, धातु और अधातु को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लास में अच्छी तरीके से आपको समझा दिया था। फिर बोला था कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो 2-3 दिन में इस टॉपिक्स के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में लगाया, इसलिए आज यह क्लास 2-3 दिन के बाद आ रहा है। तो देखिए, जो एक सीक्वेंस में चल रहा है वो एकदम एक सीक्वेंस में ही चलेगा। जैसे हर टॉपिक का आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लास दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लास के बाद ही आपको उसका न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चंस होता है वो करवा दिया जाएगा, जिससे क्या हो उस टॉपिक्स पे आपका पकड़ बन जाए। यदि आपने इसका कॉन्सेप्ट क्लास अभी पहले नहीं किया है तो देखिए, इसका प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें इसका कॉन्सेप्ट क्लास कराया है मेटल एंड नॉन मेटल का। 30 मिनट लगाया है, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बड़ा चैप्टर है, इसलिए अच्छी तरीके से आपको कराया है। यदि नहीं किए हैं तो पहले जाके कॉन्सेप्ट क्लास को कीजिए। फिर जो क्वेश्चंस है, यहाँ मैंने 75 प्लस क्वेश्चंस को रखा है इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम्स के रिलेटेड है। तो यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे। एंड आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है। एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट। एंड एक बात और, डेली 9 बजे आपका जीके का टेस्ट आ रहा है एंड साइंस का भी आएगा 9 बजे 9 AM पर डेली विदाउट एनी एब्सेंट। तो ये टेस्ट जरूर अटेंड कीजिएगा। इसमें आपसे 10 से 8 मिनट या 12 मिनट का टेस्ट होगा, उसमें 25 क्वेश्चन का टेस्ट कराया जाएगा। तो यह टेस्ट कंटिन्यू 60 दिन तक रहेगा। देखिए, आप यदि प्रैक्टिस करते हैं और हमारे साथ पढ़ते हैं तो आपके दिन प्रतिदिन तैयारी अच्छी होती चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी तैयारी एकदम शानदार हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो क्लासेस होता है एक सीक्वेंस में होता है, ना कि आज मैं स्पोर्ट्स करा दिया तो कल मैं भारत के बारे में करवा दिया, तीसरे दिन साइंस का एक चैप्टर उठा दिया, चौथे दिन फिर फिजिक्स उठा दिया। ऐसा कुछ नहीं होता। जो होता है सीक्वेंस में होता है। यदि साइंस चल रहा तो साइंस टेस्ट चल रहा तो मॉर्निंग में टेस्ट है, साइंस खत्म होगा तब मैं जीके पे आऊँगा। क्योंकि एक फोकस, एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन ही आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। वरना मैं अपने वॉचिंग और व्यूज़ के लिए तो ऐसा नहीं कर सकता कि कुछ भी डाल दूँ, टॉप 50 क्वेश्चन डाल दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट होगा तो टेस्ट ही होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है। मीथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? क्या आपको इसका जवाब पता है? नहीं पता है तो भी टेंशन लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ बताने के लिए ही बैठा हूँ। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन जो है वो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। याद करके रख लीजिए, आपसे पूछा जाएगा कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है, तो मीथेन। चारों ऑप्शन देख लीजिए, सिमिलर टाइप के ऑप्शन रहते हैं, मीथेन ही टिक कीजिएगा, दूसरा मत टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2019 के बैच में क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन, मेरे ही शिफ्ट में यह क्वेश्चन था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के नाम से जाना जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। और इसका PDF आप लोगों को दिया जाएगा सारे क्वेश्चंस कराने के बाद। शीतलक के रूप में, कंप्यूटर के पुर्जों की सफाई में, विलायकों के रूप में उपयुक्त सभी। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है, कहाँ पर ही होता है? तो देखिए, शीतलकों के रूप में होता है, कंप्यूटर के पुर्जों की सफाई में होता है, विलायकों के रूप में होता है, यानी उपयुक्त सभी में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूहा मारने की दवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया गया है। चूहे मारने की दवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? सिल्वर आयोडाइड, जिंक फॉस्फाइड, नेप्थलीन या पोटासियम परमैंगनेट। तो देखिए, चूहे मारने की जो दवा है उसका वैज्ञानिक नाम है जिंक फॉस्फाइड। याद रखिए, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु है। तो हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? प्लेटिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, टंगस्टन। तो क्वेश्चन आया है ये भी आपके एग्जाम्स में।
देखिए यहाँ जो तैयारी करवाई जा रही है एकदम बेस्ट एंड बेस्ट आपकी तैयारी करवाई जाएगी। इफ़ यदि आप कंटिन्यू सारे क्लासेस को देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपके एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। लोहा आपको पता है, लोहा है हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु, मैंने पहले भी कराया है। कैंसर के इलाज में उपयोगी धातु है, तो कैंसर के इलाज में उपयोगी धातु कौन सा है? पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन दिखाया जा रहा है आप लोगों को मैग्नीशियम, कोबाल्ट या प्लेटिनियम। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा कोबाल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोबाल्ट जो है कैंसर में प्रयुक्त उपयोगी धातु है कैंसर के इलाज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामान्य ताप पर निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? सामान्य ताप पर नॉर्मल टेम्परेचर में कौन सी जो धातु रहती है, मेटल रहती है, द्रव अवस्था यानी लिक्विड में पाई जाती है? सोडियम, पारा, मरकरी, कोबाल्ट या प्लेटिनियम। तो देखिए इसका सही जवाब आपको ही पता है। सामान्य ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी यानी पारा हो जाएगा। पारा, मर्क्यूरी जो है वो सामान्य तापक्रम पर जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है, तो पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, जिंक, तांबा, एल्युमिनियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एल्युमिनियम जो है। एल्युमिनियम जो है पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है। याद रखिएगा कौन सा? एल्युमिनियम। लोहा, जिंक एंड तांबा मत मारिएगा आपके एग्जाम्स में। जो बता रहा हूँ अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर मैं इसका जब पीडीएफ दूंगा तो भी आप रिवाइज कर सकते हैं। और पीडीएफ उन्हीं को फ़ायदा होगा जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि पीडीएफ में पासवर्ड है। पासवर्ड मैं इस वीडियो के लास्ट तक आपको बता दूंगा। और आप लोग पासवर्ड दूसरे को मत बताइएगा। धातु के यौगिक जिनसे आर्थिक महत्व की धातु आसानी से अलग की जा सकती है कहलाते हैं शोधक, अयस्क, खनिज। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताने से भी क्या होगा, जो आंसर तो वीडियो में ही आपको पता चलेगा, सारे आंसर्स आप खोज भी नहीं पाइएगा। धातु को यौगिक जिनसे आर्थिक महत्व की धातु आसानी से अलग की जा सकती है उन्हें क्या ओर्स कहलाते हैं? ओर्स। ओर्स को हिंदी में अयस्क कहते हैं। क्या? अयस्क। जैसे लोहा का अयस्क एक होता है हेमेटाइट, वैसे ही अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डिफरेंट एग्जाम्स में भी पूछा गया है। CuSO4 5H2O, Na2CO3H2O। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए NaSCO3। चौथा ऑप्शन दिखाया जाए आप लोगों को NaOH। चारों ऑप्शन मैंने आप लोगों को बता दिया। कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3H2O जो है कपड़े धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र है। कपड़े धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साबुन निर्माण में सह उत्पादक प्राप्त होता है। साबुन के निर्माण में सह उत्पादक प्राप्त होता है एथेनॉल, रेजिन, ग्लिसरॉल, सोडियम। तो साबुन निर्माण में सह उत्पादक प्राप्त होता है, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ग्लिसरॉल हो जाएगा। क्या? जो ग्लिसरॉल जो है साबुन निर्माण में सह उत्पादक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धातु में विद्युत चालकता का सही क्रम क्या है? देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अच्छे से एक बार चारों ऑप्शन को पढ़िए। विदाउट चारों ऑप्शन को देखे आंसर मत मारिएगा, जल्दबाजी मत कीजिए। आपको समय दिया जा रहा है, आंसर को अच्छे से चारों ऑप्शन को एनालाइज कीजिए। तो देखिए चालकता का सही क्रम है सबसे ज़्यादा चांदी, फिर तांबा, फिर एल्युमिनियम, फिर टंगस्टन। यही जो क्रम है वो सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो चलिए, सूची 1 और सूची 2 क्या है? वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट, नीला थोथा, सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो को सोडियम कार्बोनेट। तो इसका सही आपको बताना है आंसर। तो देखिए, वॉशिंग जो सोडा है उसको सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। आप लिखते चलिए 1 का 4। 2 का क्या है? कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का क्या होगा? तो आपको पता रहना चाहिए, कास्टिक सोडा का जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 2 का 1 यानी 4 1। तीसरा का क्या होना चाहिए? नीला थोथा। तो नीला थोथा को आपको पता है कॉपर सल्फेट बोला जाता है। तो 4 1 3, जो लास्ट बचा वो 2 है। तो हाइपो को क्या कहा जाता है? कॉपर, सॉरी 4 1, यहाँ 2 होगा, कॉपर सल्फेट ये होगा, क्योंकि नीला थोथा कॉपर सल्फेट मैंने बताया। और हाइपो का क्या होगा? हाइपो का सोडियम थायोसल्फेट होगा। तो एक बार और अच्छे से देख सकते हैं आप लोग। वॉशिंग सोडा का डायरेक्ट आ जाइए नीचे सोडियम कार्बोनेट, नीला थोथा का क्या होगा? कॉपर सल्फेट, और कास्टिक सोडा का क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइपो का क्या होगा? सोडियम थायोसल्फेट। यानी 4 1 2 3 समथिंग यही है। हाँ, देख लीजिए अच्छे से, जो ऑप्शन में होगा वो सही होगा। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? 4 1 2 3। तो यही हम लोग किया था, 4 1 2 3। अच्छे से मैंने बताया था आपको किसका क्या होगा। वॉशिंग सोडा का मैंने क्या बताया था? सोडियम कार्बोनेट। याद कर लीजिए। कास्टिक सोडा का क्या बताया था? कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला थोथा का कॉपर सल्फेट, और हाइपो का सोडियम कार्बोनेट। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हाइड्रोकार्बन के अनुभार के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्न में से कौन सा सही क्रम है? यह क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, आपके एग्जाम्स में शायद ही देखने को मिले, बट आया है तो हमें तो करना ही होगा। अनुभार के अनुसार कौन सा सही क्रम है? तो ये आप क्या कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, पर इसका सही जवाब देख लीजिए। मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है यह सही क्रम है अनुभार के अनुसार, बढ़ते अनुभार के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उपयोग होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उपयोग कहाँ होता है? एलेस्ट्रॉल स्प्रे बनाने में, विलायकों के रूप में, प्रशीतकों के रूप में, उपयुक्त सभी। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उपयोग होता है, कहाँ पर ये होता है, क्या आपको पता है? देखिए, एलेस्ट्रॉल के रूप में भी होता है, विलायकों के रूप में भी, प्रशीतकों के रूप में भी, यानी उपयुक्त सभी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? सोने का जो निष्कर्षण किया जाता है मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? सिल्वेनाइट, केल्वेराइट, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, सिल्वेनाइट और केल्वेराइट ये दोनों से किया जाता है। यह दोनों से सोने का निष्कर्षण किया जाता है। सिल्वेनाइट, केलावेराइट, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। धातु के यौगिक जिनसे आर्थिक महत्व की धातु आसानी से अलग की जा सकती है कहलाते हैं। ऑप्शन देखिए, शोधक, अयस्क, खनिज, या फिर चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, धातु के यौगिक जिनसे आर्थिक महत्व की धातु आसानी से अलग की जाती है उन्हें ओर्स यानी अयस्क कहते हैं। क्या? ओर्स यानी अयस्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन
निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो इसका सही जवाब क्या है? मीथेन। मीथेन वो गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चले देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन भी कहा जा सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? फैराडे ने, मेंडलीफ ने, बोर ने या न्यूटन ने? तो आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन बी यानी मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। निम्न धातुओं में कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियशील है? प्लेटिनियम, चांदी। और ऑप्शन आप लोगों को दिखाया जाता है या ऑप्शन सी सोना, लोहा। एक ऑप्शन सोना कर दीजिए, दूसरा ऑप्शन लोहा कर दीजिए। तो देखिए कौन सी जो धातु है तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियशील होती है? तो वो जो ऑप्शन डी जो मैंने बताया लोहा होती है। कौन सी धातु होती है? लोहा जो धातु है तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCl2, CaCl, CaCl3, CaCl4। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा CaCl2। और इसके पहले अभी तक 5 या 4 क्लासेस मैंने साइंस के करवाए हैं, उसके भी क्वेश्चंस को कराया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए। यदि आप नेवी MR के लिए सीरियस है तो आप देख सकते हैं, नहीं सीरियस है तो आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न यौगिकों में से किसी कॉस्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है? NaNO3, NaCl, NaOH, NaNO4। तो कॉस्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है। तो अभी जस्ट मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन में भी कराया था, तो इसका तो जवाब आपको सही से आना चाहिए। तो कास्टिक सोडा के रूप में NaOH को जाना जाता है। किसको? NaOH को कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है? रेयॉन, लिनन या फिर दूसरे दो ऑप्शन देख लीजिए, जूट या लाइलॉन। वो ऑप्शन दिखाया जा रहा है जूट या लाइलॉन। तो इसका क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है। तो यह सही जवाब होगा। लाइलॉन जो है एक गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 23वां क्वेश्चन। ताम संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो किसमें पीतल के बर्तन में पूछा गया है? रांगे की टीन, जस्ते की, एल्युमिनियम की, शीशे की। तो ताम्र प्रदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः रांगे की टीन की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट दो क्वेश्चन और देखिए, उसके बाद बाकी के वीडियोस में क्वेश्चंस आएंगे। साबुन के उत्पादन में सह उत्पादक है वसा अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम लवण या ग्लिसरॉल। तो देखिए क्वेश्चन आई थिंक मैंने आपको ऊपर कराया है, उसके बाद भी यदि आप गलत करते हैं तो बहुत दुख की बात है। साबुन के उत्पादक में सह उत्पादक है ग्लिसरॉल। नेक्स्ट और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, इसमें टोटल 75 क्वेश्चन है जो कि 3 वीडियोस में आपको कराया जाएगा। नाइलॉन 6 की एकलक इकाइयाँ हैं। एपिडिक अम्ल व हैसा
मेथिली डाइअमीन। देखिए यह क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाला है नहीं, तब इसका सही जवाब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, बाकी के ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट देख लीजिए इसका सही आंसर एडिपिक अम्ल व हेक्सा मेथिलीन डाइअमीन। याद रखिएगा एडिपिक अम्ल व हेक्सा मेथिलीन डाइअमीन। तो यह क्वेश्चन काफ़ी हाई लेवल के एग्जाम्स के लिए यूज़ होता है, आपके एग्जाम्स में यह क्वेश्चन नहीं आएगा, बट कराना था तो मैंने करा दिया। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। इसमें देखिए और क्वेश्चंस है, ये सब और क्वेश्चंस कराने के बाद मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, और इसका पीडीएफ का पासवर्ड होगा 54321। 54321 आप कीजिएगा तो यह पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और 2 पार्ट्स आने के बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग मूव करेंगे। जय हिंद।